राजीव जी, बिल्कुल 100% का सवाल है ये कि अगर नीतीश चले गए बीजेपी के साथ तो क्या बीजेपी का जो है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये स्थितियां नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों को फिर से विधानसभा चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोगों को विधानसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें, आरजेडी जिस तरह से लड़ी, वहां पे आरजेडी और कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां, तमाम पार्टियां एक तरफ थी। बीजेपी जदयू आपस में एक तरफ जो है कि ये दोनों के दोनों लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी उस पूरे चुनाव में अगर हम लोग देखें तो वहां पे अगर ओवैसी का फैक्टर ना होता सीमांचल के क्षेत्र में, तो वहां पे अभी इस समय सीधे सीधे हम लोग मुख्यमंत्री देखते तेजस्वी यादव को, उनकी अपनी जो है कि बहुमत की सरकार होती। तो जो स्थितियां बनी है, और फिर नीतीश कुमार जो स्थितियां बनाई है, जैसे कि कई उदाहरण ले लीजिए इसके, सोशल इंजीनियरिंग का मामला था, जातीय जनगणना का मामला था। बिहार सरकार ने एक तरह से सर्वे किया भी वहां पे, उस सर्वे के अनुसार अपने आरक्षण के जो है कि उन्होंने घोषित भी कर दिए। अब नीतीश कुमार फिर से अगर बीजेपी के पास जाते हैं, बीजेपी इस मामले पर देखिए उन्होंने अब तक अपने मुंह बंद रखे हैं। राहुल गांधी, आपको याद होगा कि पूरे देश भर में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 में भी इस मामले को गंभीरता के साथ उठाया, 2 में भी वो इसको काफी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं। तो इस स्थिति में बीजेपी ने तो अपने मुंह पर ताला लगा के रखा हुआ है। बीजेपी जो कुछ वर्ष पहले तक कहती थी कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, आज वो इसके मामले पर नहीं समर्थन कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जितना भी दावा कर लें, ये तमाम लोगों को, बिहार में छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वहां पर लोग, आप खेत खलिहान कहीं पर भी, चाय की दुकान, पकवान कहीं भी जाइए, राजनीति की बड़ी चर्चा होती है गंभीरता के साथ। वहां लोगों को पता है कि कर्पूरी ठाकुर का विरोध करने वाले कौन थे, आरएसएस के लोग थे उनके विरोध करने वाले। और कर्पूरी ठाकुर के मूल्यों और सिद्धांतों पर बिहार में कोई पार्टी अगर सबसे नंबर 1 पे चल रही है तो वो पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल है वो पार्टी। और आरजेडी के साथ कई प्लस पॉइंट है राजीव जी। आरजेडी एक ऐसी पार्टी रही जिसके बारे में आप कभी भी आरोप नहीं लगा सकते, बिहार की जनता में जो साख बनी हुई है उनकी, कि उन्हें वो कुछ भी हो जाए, वो जेल में चले जाए, उनके पूरे परिवार को आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन वो बीजेपी के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे। तो ये जो उनका एक बना हुआ है, वो छवि बनी हुई है 90 के दशक से, वो छवि आज सोचिए कि हम लोग 2024 में बातचीत कर रहे हैं इस चीज को लेकर। जी। तो मैं जो अभी देख रहा हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा अगर वो नॉर्थ ईस्ट में गुजरी, क्योंकि कई सारे नॉर्थ ईस्ट के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन सबों को लग रहा था कि जितने छोटे राज्य हैं वो तो मणिपुर के प्रभाव में है और वहां पे कहीं कहीं कांग्रेस को लाभ होगा। लेकिन असम के भीतर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो दरक जाएगी, ये उन लोगों के लिए भी आश्चर्य का विषय है जो असम में रह रहे हैं। उन लोगों का भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो है कि वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की स्थिति में आ गई है। यही कारण है कि हेमंता विश्व शर्मा को अब राहुल गांधी में वो डबल रोल में दिख रहे हैं, कभी उन्हें ट्रिपल रोल में दिख रहे हैं। तो अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस गति के साथ चल रही है, मैं भी हम लोग अभी उसके आगे की समीक्षा नहीं करते हैं राजीव जी, उसको नॉर्थ ईस्ट के 25 सीटों से जोड़ देता हूं, फिर मैं बिहार आता हूं कि जहां नॉर्थ ईस्ट 25 सीटों से वो गुजरी, वहां पे आज एक तरह से कांग्रेस मजबूती में खड़ी है, बुलंदी के साथ खड़ी है। अब अगर उसको आप बिहार ले आते हैं तो बिहार का जो आज के समय राजनीतिक समीकरण है, अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के चले भी जाते हैं, उस राजनीतिक समीकरण में भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान टीम इंडिया का नहीं होने जा रहा है। तो ऐसा घाटे का सौदा नीतीश कुमार क्यों करेंगे? अगर देखिए, नीतीश कुमार को मौसम वैज्ञानिक भी लोग कहते हैं कि वो राजनीतिक परिस्थितियों माहौल को देखते हैं। जो लोग गोदी मीडिया में ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं वो तो राम लहर से डर गए, भाई राम लहर के बीच में तो आपका असम चला गया आपके पास से, राम लहर के बीच में नॉर्थ ईस्ट आपके हाथ से निकल गया। भाई 22 जनवरी को राम लहर की स्थिति बनी थी, आज हम लोग 25 जनवरी को चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर राजीव जी राम लहर की स्थिति बनी थी तो हेमंता को इतना मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? असम के मुख्यमंत्री को इतने ज्यादा विघ्न बाधा उत्पन्न करने की क्या जरूरत थी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे 1 निकली थी, आराम से शांतिपूर्ण ढंग से चली जाती, किसी को पता भी नहीं चलता, मेन मीडिया ने ब्लैकआउट करके रख ही दिया था। लेकिन आप आलोचना कर करके कि आप वो यात्रा वहां असम में नहीं हो रही और आप उसके ऊपर हमला किए जा रहे हैं, तो ये चीजें दिखाती है कि कांग्रेस कितनी मजबूत हुई। और ये मजबूत कांग्रेस जब बिहार में मिलती है आरजेडी के साथ, जब बिहार में मिलती है लेफ्ट पार्टियों के साथ, अभी भी वहां पे सीपीआई एमएल का काफी बड़ा दबदबा आ राजीव जी। तो अगर इन सबों को खुलकर सीट मिलेगा तो इनके काफी अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, हम लोग तो अभी तक यही मान के चल रहे थे ना कि बिहार के देश के सियासी समीकरण को 3 राज्यों को बदलने में बड़ी भूमिका मान रहे थे। बिहार की भूमिका, पश्चिम बंगाल की भूमिका, महाराष्ट्र की भूमिका।
लेकिन आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कौन कर रहा था? तो अगर न्याय यात्रा ने नॉर्थ ईस्ट को बदल लिया तो सोचिए कि उसके बिहार में क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके। तो इन सब स्थितियों से हमें लग रहा है कि अभी तमाम टीम इंडिया के लोगों के जो बयान आ रहे हैं वो ठीक है, बयान आ रहे हैं, सीट शेयरिंग के दबाव की तमाम स्थितियां होंगी, लेकिन अंततः चूंकि देखिए यूपी से भी जो खबरें आ रही है और बीएसपी के बड़े नेता से मेरी बात हुई है राजीव जी, उन्होंने अभी भी हमें कहा है कि आप राहुल जी प्रतीक्षा कीजिए, चुनाव आयोग की तिथियों की घोषणा होने दीजिए, मायावती जी फिर से आपको शामिल हो सकती है उसमें। तो अभी एक तरह से जब तक इलेक्शन कमीशन तिथियों की घोषणा नहीं कर लेता है, हम लोग ये सब किंतु परंतु चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इस सारे चीजों के बीच में जो एक चीज बिल्कुल तस्वीर जो है कि साफ दिख रही है वो दिख रही है कांग्रेस के प्रति लोगों का उभरता हुआ प्रेम, कांग्रेस का संविधान के लिए जो एक संवैधानिक मूल्यों के लिए जो राहुल गांधी लड़ाई कर रहे हैं वो अब देश की जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु और मतभेद की स्थिति नहीं है। जो इन्होंने न्याय के 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो आर्थिक न्याय का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो, राजनीतिक न्याय का मामला हो, वो अब लोगों के बीच में जहन में प्रवेश करने लगा है। तो इसलिए जो आपका सवाल था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले भी गए, क्योंकि देखिए बीजेपी के लोगों का खुद कहना है कि अगर वो जदयू को नहीं लेते तो उनके 2-3 सीटें भी उनके आएंगे कि नहीं आएंगे बिहार में, वो उनको मुश्किल लग रहा है। तो वो उनको लग रहा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को क्या मिलने वाला है? नीतीश कुमार जी के लिए हमें लग रहा है कि वो उनके लिए बेहद घाटे का सौदा है। ऐसा घाटे का सौदा वो अपने कैरियर के आखिरी दौर में करेंगे, ये तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और क्या इस यात्रा से सियासी पारा चढ़ गया है? राहुल गांधी की यात्रा से सियासी पारा चढ़ा ही नहीं है, बल्कि राम मंदिर का मामला बिल्कुल जो है कि वो नेपथ्य में चला गया है। हम लोग देखिए लगातार चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी को कब नए मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा गया था कि 22 के बाद 23 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी नया मुद्दा ढूंढ लेगी। उनको अगले दिन ही नए नए मामलों पर जो है कि उनको रहना पड़ेगा। राजीव जी, आप पूछ रहे थे कि इतना तेजी में क्यों ये परिवर्तन हुआ। याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कभी जो है कि लॉकडाउन के समय में ताली थाली बजाने के लिए लोगों को कहा था, देशवासियों ने बड़े गर्व के साथ बजाया था। उस समय तमाम पूरे दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई थी कि भारत में वैज्ञानिक मनोवृत्ति कहीं है या नहीं है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कितने 1 महीने से लगातार कह रहे थे कि 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाओगे ना, दीपोत्सव मनाओगे ना, लेकिन 22 जनवरी को कहीं पर भी वो प्रभाव उस रूप में नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ता तमाम लोग जो है कि वही कुछ माहौल बनाने में लगे हुए रहे। तो स्पष्ट है कि देश के लोगों के समक्ष इस समय आर्थिक स्थितियां काफी उनकी खराब है। बेरोजगारी जब काफी चरम स्तर पे हो, महंगाई काफी चरम स्तर पे हो, चूंकि ये दोनों चीजें काफी एक विपरीत परिस्थितियां पैदा करती है। उन स्थितियों से देश इसमें गुजर रहा है और राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। आप सोचिए 357 सीट्स पे अगर ये यात्रा जानी है, जिसमें से कि कांग्रेस को केवल 14 सीटें हैं पहले से राजीव जी, और जो यात्रा का प्रारंभिक सफलता दर है वो तो बहुत ही चौंकाने वाला सफलता दर है। तो मुझे तो लग रहा है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 के बाद जिस तरह से टीम इंडिया का गठन हुआ उसके बाद, क्योंकि उस समय भी अगर हम लोग ध्यान दें तो ममता बनर्जी के बयान काफी अलग बयान होते थे न्याय यात्रा से पहले, लेकिन न्याय यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव के बाद तमाम लोगों को सोचने के लिए बाध्य कर दिया। हमें लग रहा है कि इसमें कांग्रेस की स्थिति तो काफी मजबूत होगी और टीम इंडिया के बीच में एक चट्टानी एकता और ज्यादा बढ़ेगी। और इसका जो प्लानिंग किया गया है तो शानदार प्लानिंग है कि सोचिए 20 मार्च तक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो चुका होगा। फिर राहुल गांधी तीसरी बार पुनः जाएंगे, यानी एक यात्रा, सेकेंड यात्रा, फिर चुनाव प्रचार, यानी जनता के साथ सीधे बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी किंतु परंतु के उनका संवाद लगातार जारी रहेगा। जनता जिन समस्याओं से अपने जीवन में जूझ रही है उन समस्याओं का समाधान करने वाला कोई एक व्यक्ति उनके अपने दिल की बात बताएगा, जनता की दिल की बात बताएगा, प्रधानमंत्री की तरह अपनी मन की बात नहीं बताएगा। मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव के परिवेश में यह अपने आप में काफी अभूतपूर्व घटनाक्रम है, क्योंकि टीम इंडिया में जहां एक तरफ काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता है और वहीं एनडीए में कौन लोग हैं जिनके अधिकांश के सांसद और विधायक भी नहीं है राजीव जी। कभी हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर एनडीए के घटक दल में उसमें कितने सीटों की, वहां पे सीट शेयरिंग की क्या स्थितियां बनी, वहां पे क्या सारा सीट शेयरिंग हो चुका है। तो उनके अपने स्थिति, उन्होंने कब मीटिंग बुलाई, कब बैठक बुलाई, चाय नाश्ता पानी के लिए भी कोई बैठक बुलाई उसके बाद उन्होंने, उसके बाद अभी भी, उसके पहले भी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई गई, तो अभी भी फिर से एनडीए की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। उनके नेता आते हैं दिल्ली में अमित शाह से मिलकर फोटो सेशन करा के फिर चले जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों ने काफी ज्यादा 2024 के चुनाव को बदल दिया है। और सोशल इंजीनियरिंग का मामला,
इसमें सबसे ज्यादा जो है कि भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ने जा रहा है। आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दीजिए, ये प्रतीकात्मक राजनीति कहीं और चल जाएगी। लेकिन अब 10 वर्षों के जो अन्याय का कार्यकाल रहा है, बिहार की धरती में प्रतीकात्मक राजनीति का राजनीति पहले से ही कोई स्थान नहीं रहा है। अगर लालू यादव ने वहां पर सीधे सीधे रथ यात्रा रोका, उन्होंने आडवाणी जी के रथ यात्रा को रोका तो रोका, केवल मुंह से बोल के काम नहीं किया। उन्होंने वहां पे सोशल इंजीनियरिंग बनाया तो बनाया। तो आप वहां पे जो तमाम दल है, तमाम जो राजनीतिक स्थितियां रही है, वो अलग किस्म की रही है। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि दिल्ली से वो कुछ इस तरह का जो है कि सांकेतिक काम कर देंगे और पूरा का पूरा बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा, वो गलतफहमी के चपेट में है। और यही स्थितियां मैं पश्चिम बंगाल में भी देख रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जो 18 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में कहीं से नहीं है। बीजेपी 2-3 सीट ले आए, वही उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपना रिकॉर्ड मानते हैं कि डबल डिजिट पे वो नहीं पहुंचने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर वो डबल डिजिट पे नहीं पहुंच रहे, कम से कम 10 सीटों का नुकसान तो राजीव जी वाले खुद ही मान रहे हैं कम से। तो सोचिए कि उनके लिए परिस्थितियां कितनी विपरीत है। 400 पार का नारा आप लगा दीजिए, वो तो 500 पार का भी नारा लगा दीजिए, लेकिन अंततः मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि उनके लिए 200 सीटों को पार करना भी एक काफी कठिन चुनौती की घड़ी है राजीव।